हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बिहार एसएससी का फॉर्म जो है अभी फिलअप हो रहा है। तो जिन्होंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप नहीं किया वो जल्दी जाकर अपना फॉर्म फिलअप कराएं। और जैसा कि मैं बताई थी कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट लेकर 150 प्रश्नों का व्याख्या करूंगी। तो कल के वीडियो में मैंने मॉडल सेट 1 का 150 क्वेश्चन प्रश्नों का व्याख्या की थी और आज मैं मॉडल सेट 2 के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे वो संविधान सभा व्यापार समिति के व्यवस्थापन के अध्यक्ष थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद इन्होंने 1953 तक कृषि और खाद्य मंत्री रह चुके थे और उसके बाद उन्होंने 1953 से 1957 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थे। अगला सवाल हमारा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? तो इन्होंने संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा जो थी अशोक सम्राट की पुत्री थी, उनकी बेटी थी, जिन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। अपनी पुत्री को इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। अगला सवाल हमारा चौथ क्या था? तो चौथ क्या था? तो चौथ था शिवजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। यानी भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में कर या शुल्क के रूप में चौथ, यानी इसको संस्कृत में बोले तो एक चौथाई कर असूल किया जाता था। अगला सवाल हमारा है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश थे, जिन्होंने भारत में दल रहित लोकतंत्र का मांग किए थे। अगला सवाल हमारा है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे? तो वो थे राजा नरसिंह देव जो थे ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण करने वाले थे। ये राजवंश के शासक नरसिंह देव द्वारा लगभग 1200 ईस्वी में कराया गया था। अगला सवाल हमारा है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होता है क्योंकि उन दिनों, तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। यानी जो हमारे जो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा ये जो तीनों होते हैं वो सरल रेखा में होते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन मृत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है। अगला सवाल है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? यानी बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। उर्दू जो है बिहार की द्वितीय राजभाषा है। अगला सवाल हमारा है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो जिन्होंने अपने को मतलब वो जो बादशाह थे जिन्होंने अपने आप को सच्चा बोला था तो वो गुरु हरगोविंद जो थे उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह बोला था। अगला सवाल है, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? यानी बेडिया का मैं आपको मतलब समझा दूं तो बेडिया नामक जनजाति बिहार जो है वो, पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं कि मुंगेर है। एक बेडिया नामक जनजाति एक ऐसे जाति होते हैं जो कि मुंगेर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 500। यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या जो होती है वो 500 होती है। 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। 40 सदस्य सिक्किम, 32 सदस्य तथा मिजोरम, 40 सदस्य इसके अपवाद, मतलब कि जो है वो 500 से नीचे, इससे कम, इससे अधिकतम और निर्धारित संख्या होती है। अगला सवाल है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है? मतलब यहाँ पर है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यहाँ पर को होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 जून से जो होता है वो हमारे भारत का अत्यंत दीर्घ दिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि लंबा दिन होता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो है तो इसे
ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं कि कासिम बाजार में जो था, तो 1651 में मुगलों ने बंगाल के स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। अगला सवाल है दीव एक द्वीप है, यानी दीव एक द्वीप है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात से हटकर, यानी गुजरात से हटकर। तो मैं इसको आपको बता दूं कि भौगोलिक दृष्टि से दीव गाटियावाड़ा प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो कि गुजरात से हटकर है। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से वह सागर जो भूमध्य है, मतलब निम्नलिखित में से वह सागर जो भूमध्य है, तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं अरल जो है वो भूमध्य है। अगला सवाल हमारा है शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी के में पाया जाता है? शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जल प्राप्त किस में नदी में पाया जाता है? कावेरी नदी में पाया जाता है। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है जिसे हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका मैं आपको सही उत्तर बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह थे, जिन्होंने अपने देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला सवाल हमारा है भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? यहाँ पर जो है, तो इसका मतलब यह है कि किसने लिखा था। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला सवाल है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन जो है वो डच KLM, यानी मैं इसको बता दूं आपको कि डच KLM एयरलाइन की स्थापना 17 अक्टूबर 1919 को तथा क्वांटास एयरवेज की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। अगला सवाल हमारा है श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? यानी कि जो श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती है उन्हें चित्रित किया था, तो वो है राजा रवि वर्मा जो थे वो हंस दमयंती को चित्रित किए थे। अगला सवाल है हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? हमारी जो एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, अभिनेत्री जो हैं हिंदी मूवी जो निकालती हैं हेमा मालिनी, तो ये जो इनकी पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हिंदी फिल्म सबसे पहले आई थी 1968 में, यानी 1968 में इनकी पहली हिंदी मूवी इस वर्ष में आई थी। अगला सवाल है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? तो रघुपति राघव राजाराम जिन्होंने लिखे थे वो थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे उन्होंने लिखे थे रघुपति राघव राजाराम। अगला सवाल हमारा है भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पूर्ण नामकरण किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1997 में हुआ था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? मैंने निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका मैं आपको बता दूं कि सुईसीनी मतलब कि जो था वो लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित था। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि
कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट है। वट मतलब वट का मतलब जो होता है वो एक पौधा आता है जिसका हमारे गांव में भी पाए जाते हैं, शहर में भी पाए जाते हैं। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो वट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ईस्वी में 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से किसने ईस्वी को 1506 में नई आगरा बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने 1488 से 1517 ने 1506 में आगरा की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बना लिया। अगला सवाल हमारा है, बलवंत राय महता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो बलवंत राय महता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि ग्राम, ब्लॉक और जिला जो है वो पंचायती राज की संरचना स्तर होना चाहिए। अगला सवाल हमारा है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? यानी व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे वो थे पीटी उषा जो थे वो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे। बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया? तो मैं आपको बता दूं कि 24 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया। अगला सवाल हमारा है, काला रंग ध्वज यानी काला रंग ध्वज क्या दर्शाता है? काला रंग ध्वज हमारा क्या दर्शाता है? तो आपको मैं बता दूं, विरोध यानी हमें पता है कि हमारा ब्लैक फ्लैग जो है वो विरोध को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा हम लोग, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बता दूं कि काला झंडा जो होता है वो विरोध का प्रतीक होता है। काले झंडे का उपयोग अक्सर आक्रामकता, मतलब कि अक्सर हमारे लड़ाई को शुरुआत करने के लिए काले झंडे को दिखाया जाता है। अगला सवाल है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं, बेंगलुरु में ये स्थित है। अगला सवाल है, मंदी की परिभाषा क्या है? तो मंदी की परिभाषा आपको इसका मैं उत्तर बता दूं कि मंदी का परिभाषा जो है वो उपयुक्त में से सभी, यानी मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। तो ये तीनों जो है वो इसका मंदी का परिभाषा है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हुआ। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो मैं इसका आपको उत्तर बता दूं, गुवाहाटी जो है अरुणाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। अगला सवाल हमारा है, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? अकबरी मस्जिद जो है वो मनेर में स्थित है। अगला सवाल है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर मंदिर के तो नाम हम सभी सुने होंगे, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन जो होते हैं इनके राज्यसभा में कोई भूमिका नहीं होती है। अगला सवाल है, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुने। यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूं
कि ग्रीक शब्द जो है, इससे डेमोक्रेसी शब्द भाषा उत्पन्न हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि डेमोक्रेसी शब्द मतलब ग्रीक भाषा यानी लिया जाता है, जिसका अर्थ जनता के शासन होता है। यानी डेमोक्रेसी शब्द का मतलब जो होता है वो जनता का शासक, इस शब्द का अर्थ होता है, और इसका सही उत्तर ग्रीक होगा। इसको अगला सवाल हमारा है मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। तो इसका सही उत्तर होगा 2। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। अगला सवाल हमारा है बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य में गोपालगंज जिला है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं कि गोपालगंज जिला है। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये सोरा उत्पादन का मतलब जो होता है वो उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इत्यादि में इसका जो होता है ज़्यादातर होता है। सोरा रेहुनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है, जो कि निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के वाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। तो सोरा का उपयोग उर्वरक, कांच तथा बारूद बनाने के लिए होता है। अगला सवाल जो हमारा है वो है डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है। तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं कि ये जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति इसको चाहेंगे तो ये डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड की अधिकारी कर सकते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था, तो इसका प्रथम गान इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में हुआ था। यानी कि आपको मैं बताऊं कि जो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, इसे मूल रूप से कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारत भाग्य विधाता के रूप में रचाया गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के सत्र में 27 दिसंबर 1911 को सार्वजनिक रूप से गाया गया था। अगला सवाल हमारा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो इसका सही उत्तर होगा लोग देश के नीति निर्माण, कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जहां पर लोग देश के नीति निर्माण, कार्य तथा प्रशासन के लिए सीधे भाग लेते हैं। अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पणजी कहाँ है, गोवा में है। आप सभी को पता है कि पणजी गोवा में है। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी गोवा में स्थित है। 1 जनवरी 1966 में CSIR की 37 घटक प्रयोगशालाओं में एक रूप से इसे स्थापित किया गया था। अगला सवाल हमारा है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। मतलब देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं बिहार में। बिहार एक ऐसा देश मतलब बिहार राज्य जो है देश का एक ऐसा राज्य बना जहां पर जमींदारी उन्मूलन कानून बना था पहली बार। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी। भारत की राष्ट्रगीत की रचना, अभी मैंने एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटिव आया था जिसमें मैं आपको बताई भी थी, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना जो किए थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो राष्ट्रगीत की रचना किए थे। अगला सवाल हमारा है लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी पहचान कैसे थी, किस चीज़ों में थी, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी पहचान शांति दूत में भी थी। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान जो थी वो शांति दूत में थी। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री को शांति का प्रतीक कहा जाता है। गांधी के अनुयायी होने के कारण उन्होंने हिंसा या
आक्रामकता में विश्वास नहीं किया। उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शांति बना के रखेंगे, वो शांति में विश्वास करते थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और ये इनको शांति का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, हर चीज़ को शांति से सुलझाने की कोशिश करते थे। अगला सवाल हमारा है, मैग्सेस अवार्ड रमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है, वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे वो। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, एक फिलीपींस के प्रमुख थे। अगला सवाल है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो बाबर ने अपने अनुभवों को कहाँ कहाँ किस किस रूप में वर्णन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबर ने अपने अनुभवों को तुजुक-ई-बाबरी में भी किया है, वर्णन किया है। अगला है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। बिहार में कहाँ पर तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो मैं आपको बता दूं बरौनी जो है वो बिहार के एक ऐसी जगह है जहाँ पर तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला सवाल हमारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर बता दूं, कोलकाता में जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। अगला सवाल हमारा है, किसी तुलाकालीय उपग्रह कि पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई लगभग कितनी होती है। मतलब पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है तुल्यकालिक उपग्रह पर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। ये तो पृथ्वी की सतह से 36 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है। अगला सवाल हमारा है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा नौ संचालन में। अगला सवाल हमारा है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसे हो जाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसे हो जाता है, तो आपको मैं बता दूं, ये घटता है। जब हम भूमध्य रेखा के उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो इसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है वो घटता है। अगला सवाल है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है। यानी ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर होता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर होता है। मैं आपको बता दूं कि ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारतम्य अधिक हो जाता है, इसी कारण ध्वनि तीक्ष्ण या बारीक होती है। अगला सवाल हमारा है, प्रत्यक्ष संपर्क के लिए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने के तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर ऑर्टल मिरर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जिसका उत्पादन होता है वो विद्युत ऊर्जा की उत्पादन होती है। यानी ये आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे, तो प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग जो सौर ऊर्जा से रूपांतरण करने हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन, यानी कि जब हमारा सोलर ऊर्जा जो होता है वो रूपांतरण करने के बाद इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो उत्पादन हो जाती है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किस चीज़ में उपस्थित होती है। यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है, मतलब यहाँ पर है कि किस चीज़ में उपस्थिति होती है। मैं आपको बता दूं कि इसका सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अगला सवाल हमारा है, लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा इससे निकाला जाता है, मतलब लोहा किस चीज़ से निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि लोहा हीमोटाइट से निकाला जाता है। हीमोटाइट जो है उससे लोहा निकाला जाता है।
यानी हेमाटाइट लोहा का एक अयस्क है जो हिंगुल सिनाम्बर पारा पर अयस्क का बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है जो डोलोमाइट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के दोहराने के वजह से जो होता है वो रवेदार खनिज उत्पन्न होता है। अगला सवाल हमारा जो है वो है पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त किया जाता है। यानी पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त होती है तो वो छाल, जो पौधे की छाल होती है उसमें दालचीनी की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मूल, सलजम, टर्निप, गाजर, ये जो 3 पौधे होते हैं इनमें इनके समूह के पेड़ों से जो है वो खादों का समूह प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य होता है। न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य होता है तो इसका कार्य होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। यानी अगर ये है तो हमें जो होता है न्यूमेटोफोर जल की सतह के ऊपर फैली स्पंज रूपी सीधी जड़ होती है जो कि जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विनिमय में सहायता करती है। अगला सवाल हमारा है यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को मिलाकर दूर किया जाता है। मतलब किस चीज़ को यहाँ मिलाकर के उस दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल जो है वो पानी में मिला देने पर पानी का जो दुर्गंध है वो दूर हो जाता है। अगला सवाल है चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनने पर इसकी दुर्गंधता दिखाई देती है। अगला सवाल है दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो दांत और हड्डियां जो है वो उसकी दृढ़ता जो होती है वो कैल्शियम से प्राप्त होती है। यानी कैल्शियम जो है वो हमारे दांत और हड्डियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। यानी कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है या दांत में तो हम जब डॉक्टर से दिखवाते हैं तो ज़्यादातर हमें कैल्शियम यूज करने के लिए बोलता है। यानी कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर और दांत और हड्डियों के लिए सबसे मजबूत दृढ़ता प्राप्त होती है वो है कैल्शियम में होती है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स मतलब आप लोग को पता होगा कि एड्स जो है वो किस विषाणु को नष्ट कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लिम्फोसाइट जो है इस विषाणु को नष्ट करता है। यानी मैं आपको बताऊं कि HIV मतलब वह वायरस जिससे एड्स होता है रक्त में उपस्थित प्रतिरोध पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है जिससे एड्स रोग होता है और एड्स लिम्फोसाइट को विषाणु को नष्ट करता है। अगला सवाल है पोलियो का नोमिटिक जीव क्या है। मतलब पोलियो का नोमिटिक जीव जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये विषाणु जीव है। अगला सवाल हमारा है सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ मिलाइए। पहला सूची है एनाफेलिज मादा, क्यूलोकेस, रेत मक्खी, सीसी मक्खी और सूची 2 कालाजार, नींद की बीमारी, फाइलोरिस, मलेरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा। हमारा अगला प्रश्न सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। यानी सूची 1 में जो है वो है एनोफेलिज, क्यूलिकेस, रेत मक्खी, सीसी मक्खी और सूची 2 में है कालाजार, नींद की बीमारी और फाइलेरिसिस मलेरिया। तो आपको मैं बता दूं कि एनाफेलिज मादा यानी इससे मलेरिया होती है। क्यूलिकेस जो है उससे फलेरिया यानी कि फलेरिया होती है। रेत मक्खी जो होती है अगर वो इंसान को काट ले तो उससे जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है वो कालाजार। और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। तो ये है इसका सही उत्तर। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किसे
व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल के रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड एक ऐसी अम्ल है जिसे व्यावसायिक नाइट्रेट अम्ल में मिला दिया जाए तो ये रंगीन मिल जाता है। अगला सवाल हमारा है आनुवंशिकता। जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, यानी आनुवंशिकता शब्द जो है वो किसने गढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द बेटसन ने गढ़ा था, मतलब ये शब्द जो है वो बेटसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा पर्दों पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दों पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण अवतल दर्पण के पर्दों पर बनता है तो ये अवतल दर्पण द्वारा पर्दों पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब से पर्दों पर बन जाता है। अगला सवाल हमारा है सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं। यानी कि सफ़ेद रोशनी में, जो सफ़ेद रोशनी होती है उसमें साबुन की बुलबुले हम लोग अक्सर देखे हैं कि जो हमारे साबुन की बुलबुले होती है, अगर हम सफ़ेद रोशनी में रखते हैं तो वो बुलबुले जो होती है वो रंगीन दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें व्यतिकरण होती है। व्यतिकरण होने के वजह से जो हमारा साबुन का बुलबुला होता है वो सफ़ेद रंग में, सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखाई देने लगता है। तो मैं बता दूं कि बुलबुले का रंग एक अद्भुत घटना के कारण होता है जिसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाता है। जब प्रकाश साबुन के बुलबुले पर पड़ जाती है तो फिल्म के अग्रभाग में पार्श्व भाग दोनों से परावर्तन हो जाता है, जो आँखों तक पहुँचता है और आँख तक पहुँचता है तो क्या हो जाता है, वो रंगीन बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, यानी व्यतिकरण में बदल जाते हैं। अगला सवाल है एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है, यानी एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है। तो इसका सही उत्तर होगा पारद वाष्प। पारद वाष्प जो है वो आम के फ्लोराइड ट्यूब में पारद वाष्प है। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिदीप्त लैंप ट्यूब में गैस भरी जाती है, यानी एक प्रदीप्त लैंप आप लोग ट्यूब देखे होंगे जिसमें गैस भरी जाती है और जिसमें कम दबाव का पारा, यानी उसमें कम दबाव का पारा होता है। वाष्प आर्गन, जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टन होती है। गैस में विद्युत धारा पारा वाष्प को उद्दीप्त करती है, जो लघु तरंग में पारा बैंगनी प्रकाश उत्पन्न करती है, जो बाद में लैंप के अंदर फास्फोर परत में चमकने के कारण बनता है। यानी पारद वाष्प जो है वो आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है वो भरता है तो ये क्या होता है, इसके अंदर के जो फास्फोरस परत होती है वो चमकने का कारण बन जाता है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। यानी हमारे भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। तो आप हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत के जिस राज्य में सबसे पहले परमाणु विस्फोट हुआ था तो हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले परमाणु विस्फोट हुआ था। वो कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि 18 मई 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरन नामक स्थान पर 12 किलोटन में समतुल्य ऊर्जा के प्लूटोनियम बम के भुक्ति परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया था। यानी मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि भारत के जिस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट हुआ था वो राजस्थान में सबसे पहले जब हुआ था वो 18 मई 1974 में हुआ था। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पर 12 किलोटन में समतुल्य ऊर्जा के प्लूटोनियम बम के भुगतान के लिए इसे परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया था। अगला सवाल हमारा है सैनलैम जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यानी किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है कि हमारा बाहरी दुनिया जोड़े रखने का प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है सैनलैम जावा कार में। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि ये जो है अत्यंत स्थापित मतलब ये कि सैनलैम ने कार में जावा, सोलारिस, लिनक्स और एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल कर कंप्यूटर और नेटवर्क के फायदों को दिखाया और कार ट्रैक जावा सेंसर प्रौद्योगिकी के साथ
एम्बेडेड होती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा जो है वो है तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग 365 है, तो तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, वो 33। अब यह है कि 33 कैसे होगा, तो आपको मैं समझा दूँ कि जो हमारा, मैं ऐसे समझाती हूँ कि 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा आता है 100 प्लस 121 प्लस 144, 144 इक्वल टू 365 यानी अभिष्ट योगफल जो होगा वो होगा, अभिष्ट योगफल मैं आपको बता दूं तो वो जो होगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा स्पेस जगह कम है इसलिए इसको मिटा के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो अभिष्ट योगफल होगा वो होगा 10 प्लस 11 प्लस 12 इक्वल टू 33, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 33। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा ही समझाएं। और इसका सही आंसर अभी मैं बताई 33, यानी वो 33 कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो जाए तो भाज कितना होगा। यानी जो भाज इसमें पूछ रहा है वो भाज कितना होगा, तो इसका भाज मैं आपको बता दूं 5336, यानी 5336 इसका भाज होगा। तो ये आपको पहले बता दें, भाज इक्वल टू 5 गुना शेषफल, शेषफल को गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 से शेषफल को गुना करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा 5 गुना 46, तो 5 गुना 46 करेंगे तो हमारा टोटल आया 230 में अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो यहाँ पर 230 आया तो 230/10 करेंगे, तो 230 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा टोटल जो निकल के आया वो हो गया 23, यानी 23। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ, निकल के जो हमारा आया था 230/10 हम लोग भाग दिए तो कितना आया 30। तो इसलिए हम क्या करेंगे, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं कि शेषफल जो हमारा है, शेषफल वो कितना है, तो शेषफल जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 230 गुना 23 प्लस 46 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये जो हमारा प्लस हो गया 230 गुना 23 प्लस 46 यानी 46 प्लस 46 इक्वल टू जो हमारा हो गया वो 5290 प्लस 46। टोटल हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा आ गया 5336, यानी 5336। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ 5336। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस मैथ को समझ रहे होंगे। इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो गया 5336। अगला सवाल है 25 स्क्वायर 62 51 प्लस 36 528 प्लस
73, 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक पूछ रहा है किसमें कितना है, तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं तो आपका इसका सही उत्तर होगा 0। अब 0 कैसे होगा, ये हमारा सवाल उठता है कि 0 इसमें कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो होता है वो एक विस्तार में इकाई का अंक है और ये भी जो है वो इकाई का ही अंक है। उसके बाद इसको मैं विस्तार से समझाऊं तो जो हमारा विस्तार इकाई अंक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 36,528 जो है 36,528, उसके बाद 6,528 क्या विस्तार का इकाई अंक 6 होगा। विस्तार का इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। उसके बाद अब आ जाएं 3 1 इक्वल टू 3 3 2 मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ पर 9 3 उसके बाद 27, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ, आगे मैं बता दूं कि 27, उसके बाद आते हैं 3 4 यानी 3 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर इक्वल टू 81, 3 का स्क्वायर 5, उसके बाद 243, उसके बाद आ जाए चूँकि 53 का स्क्वायर 54 इक्वल टू 73 52 गुना 73 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 9, उसके बाद आते हैं अभिष्ट अंक जो है हमारा बचा वो है 5 + 6 + 9, ठीक है। के योगफल का इकाई जो आएगा वो 0 आएगा, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो 0 हो गया। अगला सवाल है सरलीकृत कीजिए, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सरलीकृत करना है। तो मैं इसको बता दूं कि आप इसका मैं आंसर बताती हूँ, आप एक बार खुद से कीजिएगा। ये तो हम लोग बनाया हुआ हम लोगों का मैथ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैं अभी इसका आंसर आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इसका आंसर जो है वो 1 होगा 37/78 मतलब 37/78। अगला सवाल है 1/3 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस 1/8 माइनस ब्रैकेट 7 प्लस 1/7 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 1/6 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 1/5 माइनस 2 किसके बराबर है। तो ये जो हमारा मैथ है तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए स्पेस बहुत लंबा चाहिए, पर उतना स्पेस है नहीं। तो मैं अभी इसका आंसर बता रही हूँ कि इसका आंसर जो है वो 1 होगा 5। और इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1/3 माइनस ब्रैकेट 8 बराबर 1/3 माइनस ब्रैकेट 8 गुना जो है वो मैं आपको ऐसे समझा कि जैसे कि हमारा ये जो सवाल है, तो यहाँ पर हम बात करें 1/3 माइनस ब्रैकेट 8 उसके बाद इक्वल टू 1/3 माइनस ब्रैकेट 8, उसके बाद क्या है गुना 3 प्लस ब्रैकेट 8 बटा 3 प्लस ब्रैकेट 8, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर। उसके बाद
उसके बाद हमारा आया इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट 8 बटा 9 माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट 8, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो मतलब इसी प्रकार इस मैथ को बनेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह से इस मैथ को सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसका आंसर 5 होगा। अगला सवाल है, ए और बी का कार्य 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य को 8 गुना 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यानी अकेला सी जो है इस को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो इसका आपको मैं आंसर बता दूं कि ये 60 दिनों में अकेला सी जो है इसको 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। अगला सवाल हमारा, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कार्य और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिनों में। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समपरिवर्त्य उनके महत्तम समपरिवर्तक का समपरिवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी कितनी होगी। मतलब इसमें दूसरी संख्या जो है वो कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो इसमें इसकी दूसरी संख्या जो है वो है 25। अगला सवाल हमारा, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी 3 संख्याओं का औसत 135 है और उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है। तो शेष जो हमारा बचा, शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या 95 है। 95 जो है सबसे छोटी संख्या है इन तीनों के बीच, दोनों के बीच में। अगला सवाल है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 पुस्तक 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 पुस्तकों को मैं 110 में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका जो लाभ होगा वो 21% लाभ होगा, यानी एक पुस्तक पर उससे 21% का लाभ होगा। अगला सवाल हमारा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो ए की मासिक आय कितनी थी। तो ए की मासिक आय 4500 रुपये थी। ए अब कैसे 4500 रुपये कैसे थी, तो मैं आपको बता दूं, ए की जो आय है वो एक्स डी माइनस सी बटा एडी माइनस बी सी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, यानी कि जो हमारा है वो 9 गुना 500 9 एक मिनट, ये जो हमारा है 9 गुना 500 ब्रैकेट 7 माइनस 8 बाटा 9 गुना 7 माइनस 8 गुना 8, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद होगा 9 गुना 500 तो 9 गुना 500 किए इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 4500, यानी कि 4500 रुपये मासिक आय उसकी जो है वो होती है।
अगला सवाल हमारा है, यदि एक्स वाई इजक्वल टू 3:4 हो तो 5x-2y/7x + 2y का मान कितना होगा? तो इसका मान जो है वो 7/29 होगा। 7/29 इसकी मान होगी। अगला सवाल हमारा है, एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल एक समान है, तदनुसार उस गोलक का घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो आयतों का अनुपात जो है वो ये होगा 2 नंबर। अगला सवाल है, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी होगी? तो उस बिल की राशि जो है वो 2200 रुपये होगी। अगला सवाल है, एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 20% कम, तो तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने की त्रुटि प्रतिशत होगा। तो इसका जो है 2.9 उसका क्षेत्रफल मापने की त्रुटि प्रतिशत होगा। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज का षष्ठभुज क्षेत्र का अनुपात कितना होगा? तो इसका टोटल अनुपात जो है वो होगा 2:3। अगला सवाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे में 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूर तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी इसको टोटल जो समय लगेगा वो 54.55 मिनट, यानी कि 54 मिनट 55 सेकेंड। 54 मिनट 55 सेकेंड में उतनी ही दूरी तय करेगा। अगला सवाल है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 तथा निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? तो धन की अवधि जो थी वो थी 3 वर्ष। अगला सवाल हमारा है, एक कपड़े की व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर और शेष बचे कपड़े लगत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ? तो मॉडल सेट 1 में भी हमने इससे जुड़े कई सवालों को बताया था, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये आप खुद से बनाएंगे। मैं इसमें आंसर आपको बताती हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं करूँगी। तो इसका होगा 10% लाभ। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण हो गई, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? तो जो बच्चे हैं उनका टोटल जो कितना प्रतिशत कम रहा? तो वो है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना रहा? तो जो बच्चे पर इसमें पूछ रहा है कि जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, उन परीक्षार्थियों की कितना प्रतिशत वो बच्चे हैं? तो 54.5, यानी कि 54% बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 10% का प्रभाव पड़ा। 10% का प्रभाव पड़ा। अगला सवाल है, 1 घंटे में 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड में भिन्न के बीच कितना अंतर है? यानी कि इसके बीच में कितना अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अंतर है वो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 5/60 यानी कि 5 घंटा यानी 1 घंटा का 60 मिनट, ठीक है, इक्वल टू 1/12, यानी एक दिन में 12 घंटा होता है और 5 घंटा बटा 60 यानी 1 घंटा 60 मिनट का होता है। उसके बाद बात करें 1 घंटे का 20 सेकंड अगर हम निकाल देते हैं तो आ गया यहाँ पर आपका 20/3600, यानी कि 20 घंटे में टोटल कितना मिनट हो गया? तो हो गया 3600। इसके बाद यहाँ पर आ गया इक्वल टू 1/80, ठीक है। उसके बाद
1/180। एक दिन में टोटल जो हमारा है वो 1/80, यानी कि बताती हूँ मैं आपको, यानी कि जो हमारा टोटल हुआ वो सेकंड जो उसके बाद जो हमारा अंतर आता है, अंतर जो हमारा 20/3600 इक्वल टू 1/180, अंतर जो हमारा है वो इक्वल टू 1/12 माइनस 1/180, यानी कि 112 1/12 माइनस 1/180। तो इसके बाद आगे यहाँ पर आ जाए इक्वल टू 15 माइनस 1/180 इक्वल टू 14/80। ठीक है, 14/180। उसके बाद अगला हम जो होगा, वो है 0.7/9। ये हमारा इसका आंसर हुआ 0.7/9। अगला सवाल है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो जो पूरे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो 850/11% बच्चे जो हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रहीम ने एक निश्चित धन राशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हरीलाल ने उतनी ही धन राशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो उनके द्वारा जो धनराशि मिली वो टोटल थी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जो थी वो उनकी धनराशि थी। अगला सवाल हमारा है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 यानी 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर बोल रहा है कि वर्तमान में कक्षा 10 में 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 यानी 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्र और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर 20 छात्र यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, तो अगर 15.5 में +5 करते हैं तो हमारा जो पूरा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20.5। और जो 47 वर्ष है अगर उनमें हम अपना जो है, अच्छे से मैं इसको बताती हूँ, तो इसका जो होगा वो 1 मिनट में बता रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि 5 वर्ष छात्रों के वर्ग शिक्षक औसत आयु जो है वो होगी 20 गुना 15.5 यानी 15.5 प्लस 47 प्लस 21 गुना 5/21। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पर आ जाए 310 प्लस 47 प्लस 105 105/21। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 462/21 इक्वल टू 22 वर्ष, यानी इसका जो सही आयु होगा वो 22 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद आयु 22 वर्ष होगी। अगला सवाल है जो हमारा है वो निर्देश 101 106 यानी क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 106 क्वेश्चन नंबर तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, यानी जल तैरना और भूमि, ये 3 शब्द हैं। तो इसका सही जो होगा वो मैं बता दूं कि जल में आदमी तैरता है, उसी प्रकार भूमि पर आदमी चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चलना, यानी ये
ये जो है वो क्या है, इंसान जल तैरना भूमि, इंसान जल में तैरता है और भूमि पर चलता है, तो इसका हो गया चलना। अगला सवाल हमारा है रोगी चिकित्सक, यानी रोगी चिकित्सक का मतलब जो हो गया, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रोगी को परामर्श देते हैं, उसी प्रकार सलाहकार विद्यार्थी को परामर्श देते हैं। मतलब रोगी चिकित्सक जो है वो रोगी को सलाह देते हैं और विद्यार्थी और सलाहकार विद्यार्थी को परामर्श कराते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थी यानी सलाहकार। अगला सवाल हमारा है ANBOCP, यानी ANBOCP। तो यहाँ पर आपका बात करें कि जो हमारा है वो ANBOCP, तो उसी प्रकार C के बाद D आता है और D के बाद P के बाद Q आता है और उसके बाद जो A के बाद B और N के बाद O आता है। ठीक है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है। तो यहाँ पर जो हमारा C के बाद D आता है और P के बाद Q आता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा DQ। ठीक है, जो भिन्न है। अगला सवाल हमारा है DDWECVFBU, यानी कि जो हमारा अगला सवाल है वो है कि DDW और ECV उसके बाद FBU, तो D के बाद E आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है। ठीक है, उसके बाद D के फिर से आ गया हमारा D, तो जो है वो D, फिर यहाँ पर D है पर यहाँ पर इन दोनों में D नहीं है। उसके बाद W, तो W के बाद जो है वो XYZ आता है जो कि नहीं है, इसमें नहीं है। तो WU, उसके बाद इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा GAT। ठीक है, ये जो है इन तीनों से भिन्न है। अगला सवाल हमारा है 196, 169, 81, 196, 169, 181, सॉरी 81। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का है। तो ये हमारा 105 का जो क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि 96 यानी 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 64 हो 8 का स्क्वायर, ये तीनों जो है वो भिन्न इसका आंसर है। यानी मैं आपको समझा दूं कि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। उसके बाद 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है और उसके बाद 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। उसी तरह से 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो इसका सही उत्तर 8 होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 30, 130, 222। ठीक है, 222। क्वेश्चन नंबर 106 जो है 30, 130 और 222, यानी 3 अंकीय संख्या के लिए एक ही अंक 3 बार लिखा गया। उसी प्रकार 2 अंकीय संख्या के लिए एक अंक 2 बार लिखा गया है, यानी 30, 130 और 222। तो 130 जो है 222 और 30 जो है 66। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 66 होगा, यानी 66। अगला सवाल हमारा है वाइन जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार वोडका संबंधित है। यानी वाइन जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार वोडका किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आलू से संबंधित है। अब आलू से कैसे संबंधित है, तो ये है मंदिरा अंगूर से बनाई जाती है, उसी प्रकार वोडका जो है वो आलू से बनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है मैं दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ। मैं अभी अपने प्रारंभिक बिंदु में किस दिशा में खड़ा हूँ। यानी ये जो व्यक्ति है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, तो इसका ये अपने उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। अगला है 109। 109 में क्या है 5 4 20 9, यानी कि
पहली आकृति जो है वो 5, 4, 20, 9 है। दूसरी आकृति जो है 3, 8, 24, 11 है। और तीसरी आकृति जो है 9, 4 और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा उसके बाद 13। तो मैं आपको बता दूं कि पहली आकृति 5 + 4 और 4 गुना 5 गुना 4 यानी कि 5 + 9 और 5 गुने 4 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए 3 + 8, ठीक है, तो 11, ठीक है। उसी तरह से 3 गुने 8 यानी 8 8 जैसे 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पर आ गए 3 और 8 को ऐड किए तो 11 आया, और 3 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 24 आया। यहाँ पर ठीक पहली आकृति में भी वही है कि 5 + 4 9 और 20 5 गुना 4 यानी 20 यानी कि 5 गुना 4 20, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको दूसरी आकृति बताया। अब बात है तीसरी आकृति के, तो तीसरी आकृति 9 + 4 तो 13, ठीक है। उसके बाद 9 गुना 4 यानी 36, तो इसका सही आंसर होगा 36, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ 5 + 4 = 9 और 5 गुना 4 = 20, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पहला ये हो गया। अब आगे बात करें दूसरा का, तो 3 + 8 = 11 और 3 गुना 8 = 24, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा तीसरा आकृति का बात करें तो 9 तीसरा आकृति का बात करें तो 9 + 4 = 13। उसके बाद 9 गुने 4 = 36, तो इसका सही आंसर हो गया 36। अगला हमारा है निर्देश 110 यानी क्वेश्चन नंबर 110 और 117। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 110 का जो है उसमें क्या है, कलम, क्रेयन, रबर और पेंसिल। तो यहाँ पर बात करें कलम, तो कलम जो है वो पेन लिखने का काम करती है। पेंसिल जो है वो पेंसिल जो हमारा होता है वो भी रंग भरने का काम करता है। और क्रेयन जो है वो भी एक कलर है जिससे हम लोग, तो यहाँ पर जो हमारा रबर जो है वो क्या है, अलग है। इन 3 विकल्पों से हमारा रबर जो है वो अलग है, क्योंकि रबर मिटाने का काम करता है। रबर जो होता है उससे उन सभी लिखी हुई चीज़ों को मिटारा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 चीज़ हैं इनसे कोई भी चित्र को बनाया जाता है, रंग भरा जाता है। तो हमारा सही उत्तर जो है वो रबर है, ठीक है, भी जो भिन्न है। अगला सवाल है चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। यानी कि बात करें चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो क्या है, उपग्रह है। और यहाँ पर बाकी सब जो है वो मंगल, शुक्र, बृहस्पति ये सभी ग्रह है, पर चंद्रमा जो है उपग्रह है, तो इसलिए चंद्रमा जो है वो इन 3 विकल्पों से भिन्न है। अगला सवाल है प्रजातंत्र, संसद, अपराध और चुनाव। तो यहाँ पर जो हमारा अपराध बता दें आपको कि प्रजातंत्र, लोक संसद और चुनाव, ये जो है वो तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रजातंत्र, अपराध और चुनाव। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर ये तीनों विकल्प जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अपराध मतलब अशिष्ट जो है वो अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये 3 विकल्प एक दूसरे से हैं और ये जो है अपराध ये अलग हैं। इस अगला सवाल हमारा है BCDE यानी BCED। इसमें BCD यानी BCD जो है वो ये जो हमारा 3 शब्द है B, C और D, ये जो है क्या है, हमारा वर्ण व्यंजन है, ठीक है। और ई जो है वो स्वर वर्ण है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा भिन्न है, ई जो है भिन्न है। तो इसका सही उत्तर, इसका जो 3 विकल्पों में भिन्न है वो है ई, ठीक है। अगला सवाल है EBDIFHQNOYVX यानी ई के बाद जो आता है वो एफ आता है, ठीक है। बी के बाद जो आता है वो सी। ऐसे मैं आपको अगर इसको समझाऊं तो EIOU, ठीक, EI और उसके बाद जो पहला हमारा है वो ई और आई, उसके बाद क्यू और
वाई, ठीक है। उसके बाद ई बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी और एफ, ठीक है। और उसके बाद एन और भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी एच ओ एक्स, ठीक है। ये जो है तो इसका सही उत्तर जो होगा, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में जो भिन्न है वो है, इन तीनों में जो भिन्न है वो क्यू एन ओ है, ठीक है, जो कि भिन्न है। तीन विकल्पों से क्यू एन ओ भिन्न है। अगला सवाल हमारा है क्यू आर एस टी बी ई सी डी एफ आई जी एच एल ओ एम एन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो तीनों में जो भिन्न है, आप लोग इसको, अब एक क्वेश्चन आप लोग, मैंने 2-3 क्वेश्चन को समझाया, तो आप एक, मैं इसमें इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसमें बनाइएगा, इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा कि इसमें कैसे ये भिन्न है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ए क्यू आर एस टी, जो कि ये तीनों से भिन्न है, ठीक है। अगला सवाल है 10, 26, 24, 21, ठीक है। तो 10, 26, 24, 21 ये कैसे भिन्न है, तो 21 को छोड़कर जितने भी ये संख्या है वो सब क्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित, जैसे कि 2 से विभाजित, जैसे कि 10 जो है वो 2 से हो जाएगा, कितने से, 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 26 जो है वो भी 2 से हो जाएगा, कितने, 12 में, अभी अच्छे से मैं इसको बताती हूँ, 1 मिनट। बात करें 10 कैसे सम संख्या है, तो 10/2 यानी कि कट गया 5, ठीक है। उसके बाद 26 कैसे सम संख्या है, तो ये भी कट गया, इक्वल टू 12, ठीक है। उसके बाद बात करें 24 कैसे सम संख्या है, तो ये भी कट गया, कितने से, ये कट गया 13 से, सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती करके, उसके लिए सॉरी। मैं आपको पहले बता दूं कि 24 जो है वो 24/2 यानी ये कटा 2 से, तो आया क्या, 12, यानी कि 2 से 1 कटा, 2 दूनी का 4, यानी कि 12 आ गया। 10 जो है वो 5 से, और यहाँ पर बात करें उसके बाद क्या है, 26 है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस्टेक करके, उसके लिए सॉरी। मैं आपको इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा मेरा गलती हो गया। तो यहाँ पर जो है 10 2 से सम संख्या है, तो कट गया 5 से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 26, तो 26 भी जो है वो 2 से कट जाता है, तो ये कट जाता है 13 से। उसके बाद बात करें तीसरा ऑप्शन है 24, तो 24 भी सम संख्या है, जो कि ये कट गया 12 से, ठीक है। 21 जो है वो हमारा नहीं कटेगा, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है, तो हमारा तीनों विकल्पों में जो भिन्न है वो है 21। इसका सही आंसर जो है वो 21 होगा, ठीक है। अगला सवाल है 22 - 30, 24 - 36, 52 - 62 और 77 - 85। यानी कि बात करें तो इसमें संख्या युग में 52 - 62 को छोड़कर, यानी कि जो 52 - 62 है, 52 - 62 जो है, इसको छोड़कर सभी युग में दोनों संख्याओं के बीच 8-8 का अंतर है। यानी कि बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे इसको प्लस माइनस में कर सकते हैं, जैसे 30 - 22, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद बात करें 44 - 36, तो क्या हो गया, इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद बात करें 85 - 77 इक्वल टू 8, यानी इन तीनों विकल्पों में 8-8 का अंतर है, 8-8 नंबर का अंतर है। लेकिन हमारा जो ये है 52 - 62 ये इनसे अलग है। अगला सवाल हमारा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि लुप्त संख्या, इससे मैं मॉडल सेट 1 में भी जो पढ़ाई थी, तो इससे रिलेटिव मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो आप लोग इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो ये में 16,
ये जो है वो 16। यहाँ पर आप सब देख रहे हैं तो यहाँ पर 16 होगा। मैं इसको समझाई थी, अगर नहीं आप लोग से बनेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें, यानी बैनल, बनाना, बेनिस और बैंडेज और बैंडित। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है हमारा। तो इसका जो सही आंसर होगा बैनल, बनाना, बैंडेज, बैंडित, बेनिस। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर जो होगा वो है आपका 1 2 4 5 3, यानी 1 2, ठीक है, सॉरी 1 3, यानी बैनल, बेनिस। ठीक है, उसके बाद बैंडेज, उसके बाद बैंडित, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है बैनल, ठीक है, बनाना, ठीक है, उसके बाद बैंडेज, उसके बाद है बैंडित, उसके बाद बेनिस। ठीक है, तो इसका ये हो गया आंसर। अगला सवाल हमारा है निर्देश 120 और 121 जो क्वेश्चन हम नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोह क्रम दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा होगा वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दूसरा नंबर है, यानी कि 3 2 4 1, अनुयुग, धातु युग, पाषाण युग और मिश्र धातु युग। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जो सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा वो है 3 2 4 1, यानी कि पाषाण युग, उसके बाद धातु युग, उसके बाद मिश्र धातु, उसके बाद अनुयुग। ठीक है, अगला सवाल है उपचार, रोग मुक्ति, चिकित्सक, उपचार, रोग मुक्ति, यानी पहला है, दूसरा है चिकित्सक, तीसरा है रोग, चौथा है निदान, पांचवा है दवा। मतलब जो पांचवा हमारा है वो है दवा। तो मैं आपको बता दूं, रोग मतलब चिकित्सक। ठीक है, रोग जो है वो चिकित्सक करेगा, उसके बाद निदान है वो दवा से, यानी कि जो हमारा रोग है वो चिकित्सक देखेगा, निदान कैसे होगा, दवा खाने से होगा, उपचार कैसे, तो रोग मुक्त हो जाएंगे। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर समझा दी, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ कि रोग चिकित्सक यानी जो हमारा डॉक्टर रहेगा वो हमारे रोग को देखेगा, और निदान किस चीज़ से होगा, दवा से होगा, और दवा से हमारा क्या होगा, उपचार, रोग मुक्त हो जाएंगे। यानी क्या होगा, 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1 इसका सही उत्तर होगा 2। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है वो 2 होगा। अगला सवाल है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने के निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। यानी दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर 1 होगा, BADDC। मैं इसको अगला सवाल हमारा है निर्देश 123 और 126, मतलब क्वेश्चन नंबर 123 और 126 जो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया है जिसमें 1 2 पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो अगला सवाल हमारा कि एक प्रश्न नंबर 123 और 126 जो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो जैसे कि YSU दिया है, OQ दिया है, यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब YSU, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन OQ भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लुप्त अभी जैसे कि हम यहाँ पर पढ़े जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, तो यहाँ पर जो पद लुप्त हैं तो उसे हमें पूरा करना है। तो YSUOQ, ठीक है, OQ ठीक है। तो यहाँ पर जो पद लुप्त हैं वो क्या है, L और M। तो ये हमारा सही अनुक्रम जो लुप्त है वो LM है, तो इसका सही आंसर LM होगा। अगला सवाल है EAC GECIEG, ठीक है। तो इसका जो इसमें क्या करना है हमें कि EGI, ठीक है, EGI यहाँ पर EGI, ठीक है। उसके बाद है ACE, ठीक है। उसके बाद CEG, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हमें भिन्न चुनना है। तो इसमें भिन्न क्या है वो मैं आपको बता दूं कि EGI है, ACE है, उसके बाद CEG है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं जो होगा, तो इसका सही उत्तर होगा KGI, ठीक है, KGI। अगला सवाल हमारा है
1925, उसके बाद 81, ठीक है। 1925 प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद क्या है 81। तो 81 कैसे है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 9 का तो 3 का क्या होगा स्क्वायर 9, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद क्या है उसके बाद हमारा है 81, ठीक है। 81 यानी कि 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 49 होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, ठीक है। ये रहा इसका पूरा, इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे। 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर उसके बाद इक्वल टू 9, 25 का यानी 5 का स्क्वायर 25 और 81, 9 का स्क्वायर 81। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वहाँ पर क्या होगा 7, यानी 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49, तो इसका ए होगा। अगला सवाल हमारा है 3, 4, 12, 21 प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद 48, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 3, इसका सही उत्तर अभी मैं आपको एक प्रश्न बताई उससे रिलेटिव है क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो इसका सही उत्तर होगा 33, ठीक है। 33 जो है वो इसका उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 6, 11, 16, 27, 38, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें गलत संख्या जो है वो 16 है। 3, 6, 11, 27, 38, 16 जो है इसमें गलत है। वो अगला सवाल है एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। औरत उस व्यक्ति की किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी हैं। उसके भाई के पिता मेरे दादाजी हैं, इकलौता बेटा है। औरत उस व्यक्ति की किस प्रकार संबंधित हुई, तो मैं आपको बता दूं बहन। जैसे कि क्या है वो उसके भाई के पिता उसके दादाजी हैं, यानी उसके भाई के पिता दादाजी हैं, वो इकलौता बेटा है और औरत उस व्यक्ति की बहन लगेगी। अगला है एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है। सबसे निर्धन कौन है, मतलब सबसे निर्धन कौन है। तो इसमें क्या है एफ के पास एच की तुलना से कम किंतु जी से अधिक धन, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन। तो सबसे निर्धन कौन है, तो सबसे निर्धन जो है वो जी है। सबसे निर्धन जो है वो जी है, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं हो, बहुत गरीब है। अगला दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। यानी इसमें जो दिया हुआ है वो स्पेक्ट्रम ये किस से जुड़ के अक्षरों से का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 कोष्टम, ठीक है। अगला सवाल है कुछ अक्षरों का समूह दिया गया जिनमें से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। उनके अंकों के सही क्रम में दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। यानी कि यहाँ पर U B N R दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। U 1 है, B 2 है, A 3 है, N 4 है, F R 5 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि विकल्पों को दर्शाना है, सही क्रम में दिए गए विकल्पों को दर्शाना है। तो इसके सही क्रम में जो विकल्प है तो वो ऐसा 1 जो है U है, 5 R है, उसके बाद 5 R है, उसके बाद 2 B है, उसके बाद 3 A है और 4 N है, ठीक है। ये है हमारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर 2 होगा। 1 5 2 3 4। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारा U है वो 1 है, R जो है वो 5 है और B जो है वो 2 है, A जो है वो 3 है और N जो है वो 4 है, urban, ठीक है। इसका अगला सवाल है यदि
अप्लीकेशन तो को एक कूट भाषा में 17, 78, 32, 41, 94, 65 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा को प्रिपरेशन के किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि ये 73, 82, 37, 94, 65 के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। आप लोगों को ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी इसमें हमें गणित के जो सही चिन्ह है उसके क्रम को चुनना है। तो माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो, माइनस प्लस यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। मैं चौथा ऑप्शन अभी यहाँ पर पढ़ रही थी, तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है जिसमें प्लस इक्वल टू माइनस और भागा। उसके बाद दूसरा जो है गुना माइनस प्लस इक्वल टू, उसके बाद प्लस भागा इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूँ कि जो हमारा इसका सही उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। तो इसमें 16, 2, 24, 3, 6 ऐसे है। तो इसमें क्या है 16 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद माइनस 24 भागा 3 इक्वल टू 6, ठीक है। इसको ऐसे दर्शाना है 16 माइनस 2 माइनस 24 गुना 3 इक्वल टू 6। तो इसका सही जो है वो विकल्प सही क्रम समूह ये है। अगला क्वेश्चन, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका समीकरण उत्तर ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर होगा 480। अगला सवाल हमारा, चिन्हों को किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी चिन्हों को किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 30 माइनस 6 भागा 4 प्लस 2 गुना 3 इक्वल टू 7 है। तो इसको अगर हमें सही करना है, यानी किस अदल बदल से हम इस समीकरण को सही करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 भागा 6 30 भागा 6 माइनस 4 प्लस 2 गुना 3 इक्वल टू 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये मैं आपको बताऊं। इसका सही आंसर होगा माइनस और भागा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 136 और 137। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि अभी मैं इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को बताई, तो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो 16 इक्वल टू 4 गुना 4, यानी 4 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 4 जा कितना 16 होता है। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है 81। तो 81 जो है वो 81 इक्वल टू 3 गुना 27, ठीक है। मतलब 27 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 81 आएगा। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा लुप्त संख्या जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर लुप्त संख्या आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 125 होगा। यानी 125 इक्वल टू 25 गुना 5, यानी 25 गुना 5। तो यहाँ पर इसका सही ये होगा, लुप्त संख्या जो ज्ञात करना हो 125 होगा, 125, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 6 4 5 3 6 5 2 3 4 36 12। यहाँ पर भी उसी तरह से हमें लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है। तो मैं इसमें भी आपको बता दूं कि इसमें लुप्त संख्या जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 6 गुना 3 गुना 2 इक्वल टू 36, ठीक है। उसके बाद 4 गुना 6 गुना 3 इक्वल टू 72, ठीक है। अगला क्या है 5 गुना
5 गुना 4 इक्वल टू 100। तो इसका जो सही आंसर जो होगा इसका सही आंसर होगा 1 यानी 100। ठीक है, 36 72 यहाँ पर 100 होगा। अगला सवाल हमारा, एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपने यात्री प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और जाता है। अपने मित्र से मिलने के प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलता है। अब तक वह 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, लेकिन अब वह किस दिशा में है? तो मैं आपको इसका जो है वो किस दिशा में है ये पूछ रहा है, तो वो जो है उत्तर दिशा में है। अगला सवाल है, सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? यानी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, टोटल को करना है कि वो कितने दूरी को कितने किलोमीटर अपनी साइकिल को चलाएगी कि वो अपने घर को पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसका होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वो चलाएगी साइकिल तो अपने घर को पहुंच जाएगी। यदि मास्टर को एक गुट भाषा में स्मार्ट लिखा जाए तो कुट भाषा में कैरोट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि कैरेट को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो ये रेक्टोर के भाषा में लिखा जाएगा। अगला है, 6 मित्र A B C D E और F पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है, A और E के बीच में क्या है? C है। B E के निकटतम दाएं लेकिन D की बाईं ओर है। F दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है? मतलब F दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है? तो इसका होगा D जो है वो दाएं छोर पर है। अगला सवाल है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फल को के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घने को काटा गया है। कितने घनों को केवल लाल और हरे फलक हैं? ठीक है, तो इसका आपको मैं बता दूं कि ये 16 है। ठीक है, वो लाल हरे फलक हैं, कितने हैं? तो 16 हैं। अगला सवाल हमारा है, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा, यदि कोई हो, निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तो पहला, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है 1 और 2। तो एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। बहुत ही कम, दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कि बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो इसका सही कथन जो है वो है, इसका सही कथन जो है वो 4 है। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते, मतलब कि सही बात है कि जब कोई इंसान अनेक बहुत सारे समूह रहता है और वहाँ पर अनेक लोग के बीच में आपको भाषण दे सकते हैं, तो आपके आत्मविश्वास के अनेक लोगों के समूह में के सामने आत्मविश्वास का भाषण दे सकते हैं। और बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे, मतलब यहाँ पर जो हमारा कथन है, एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। तो ये हमारा इसका जो 2 कथन है उसका सही निष्कर्ष ये है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा है कि 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष 1 और 2, 3 और 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कथन पहला, नीला काला और कुछ काला लाल। दूसरा, सभी लाल हरा लेकिन पीला नहीं। ठीक है, निष्कर्ष में हमारा है कि इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका निष्कर्ष आपको मैं बता दूं कि इसका निष्कर्ष जो है वो 1 है, केवल 1 और 2 लागू होता है, मतलब कि कुछ नीला हरा है और कोई काला पीला नहीं है। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही निष्कर्ष है। अगला सवाल हमारा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी?
तो इसका होगा 1। ये जो आकृति है वो पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, अगला सवाल हमारा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा जो दिया गया पैटर्न है उसको ध्यानपूर्वक देखना और ये भी समझना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है पर कौन सी संख्या सही रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जो होगा वो होगा 21। ठीक है, 21 इसका होगा या वो कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूं कि 12 गुना 12 इक्वल टू 34 प्लस 110। ठीक है, उसके बाद 144 इक्वल टू 144। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति जो है हमारा वो 6 13 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 गुना 8, ठीक है, इक्वल टू 13 प्लस 35। ठीक है, 13 प्लस 35। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मुझे ये हटाना पड़ रहा है और आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या था हमारा 6 गुना 8 इक्वल टू 35। ठीक है, प्लस 6 गुना 8 इक्वल टू 13। ठीक है, उसके बाद 13 प्लस 35। ठीक है, इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 जो हो गया वो 48। ठीक है, अगला तीसरा पंक्ति जो है हमारा वो क्या है 9 और 60। ठीक है, तो 9 गुना 9, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुना 9 इक्वल टू 21। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 21 लिखेंगे, इसको ऐसे हम दर्शा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। तो क्या हो गया 81 इक्वल टू 81 माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे 81 माइनस 60। ठीक है, यहाँ पर 81 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 21। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल जितने वर्ग मौजूद हैं वो हैं 16 वर्ग मौजूद हैं। अगला सवाल हमारा है, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, प्लस संख्या वाले फलक को सामने वाला पैटर्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3। अगला सवाल है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 3। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें भी लुप्त संख्या का चयन करना है, तो इसमें 3 होगा। अब आप लोग इसको समझिएगा कि यहाँ पर 3 कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो के आखिर में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे किसी शब्द को बोलने में गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं हर दिन आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं और अच्छे से बताऊं, और जितना मैं बताऊं उतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार ये बात बोल रही हूं कि जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो